हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ में भी और एआरओ में भी 20 क्वेश्चन लगभग लगभग कंप्यूटर के आने हैं और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं, अच्छी तरीके से समझ के जाएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए, 20 क्वेश्चन में लेवल अच्छा होता है, इसलिए उसको बहुत लाइटली ना लें। और एक बात यह, अगर आप वहाँ पर अच्छा स्कोर करते हैं एक्यूरेसी के साथ, तो आपको बहुत ही मेरिट में आने के लिए बहुत अच्छे चांस बन जाएंगे। देखिए, उसको स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है डीपीआई क्या दर्शाता है। डीपीआई मतलब आपको डीपीआई की फुल फॉर्म बतानी है। देखिए, फुल फॉर्म से रिलेटेड कम से कम पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन थे, तो फुल फॉर्म जो बेसिक वाली है उनको आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वो तो आपकी यानी है नहीं, एक दो आसान पूछी जाती है और एक दो अच्छे लेवल से पूछी जाती हैं। इसलिए आप फुल फॉर्म जितनी भी हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो पढ़ के जाएँ। और एक मैं वीडियो बनाऊंगा फुल फॉर्म से रिलेटेड, उसको भी आप देख लें। देखिए, डीपीआई क्या करें। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच मतलब 1 इंच में कितने डॉट होंगे, इसको दिखाता है डीपीआई। ठीक है, 1 इंच में एक तरीके से रेजोल्यूशन टाइप की भी होती है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइए कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको जो हम नापते हैं तो किस तरीके से नापते हैं, मतलब वर्टिकली नापते हैं, हॉरिजॉन्टली नापते हैं या डायगोनली नापते हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर ये भी इनपुट डिवाइस है, पर कार्ड रीडर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, देखिए, इनपुट और आउटपुट को समझ के जाएं। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, लोगों को अच्छी तरीके से आता है, लेकिन फिर भी कुछ नई चीज़ें हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि मोबाइल की टच स्क्रीन कैसी है, इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है। आपका जो लाइट पेन होता है वो इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है। तो जो आजकल थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की चीज़ें हैं जो आजकल लोग यूज़ करते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के लेके जाएं कि बेसिक तो पुराना सबको पता ही है। तो आंसर होगा कार्ड रीडर, बाकी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल ऑल्ट और डेल का प्रयोग अगर एक साथ करेंगे तो क्या करेंगे? कंप्यूटर को रीसेट करने में, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, कभी नहीं। तो आंसर होगा कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। जब आपका कंप्यूटर में कोई वायरस हो जाता है, सही से वो काम नहीं कर रहा होता, तो उसे रीसेट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और डेल को एक साथ दबाया जाता है कि फ़ोन लैपटॉप जो है वो रीसेट हो जाए या आपका कंप्यूटर रीसेट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? डिजिटल कैमरा में एलईडी प्रयोग होती हैं, प्रकाशीय फिल्म प्रयोग होती है, प्रकाशीय पेन होता है, फोटो डायोड प्रयोग होता है। तो आंसर होगा फोटो डायोड प्रयोग होता है। क्या होता है? फोटो डायोड प्रयोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? रेजोल्यूशन कहते हैं, कलर डेप्थ कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं। तो आंसर होगा रेजोल्यूशन, उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। देखिए, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स को, देखिए पिक्सल्स और एक तरीके से डॉट्स पर इंच जो हमने आपको डीपीआई बताया था वो एक ही चीज़ है। लगभग लगभग कितने पिक्सल्स 1 इंच में आएंगे, कितने पिक्सल कितना रेजोल्यूशन का होगा, तो वो आपके स्क्रीन पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसको दर्शाता है। तो रेजोल्यूशन कहेंगे उसे, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओसीआर का पूरा नाम क्या है? देखिए, फिर से एक नई फुल फॉर्म है ओसीआर। और ओसीआर, एमआईसीआर और एसटीएमएल ये तरीके की जो बेसिक हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये आपको आनी चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उनमें ये फुल फॉर्म आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी एक बार आप रिवाइज करके जाइएगा। ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर होगा ए, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर की फुल फॉर्म होती है। एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं बताइए? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं, अल्फान्यूमेरिक की कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को हम मॉडिफायर की कहते हैं। अगर आपको किसी वर्ड को, फॉन्ट को या चीज़ों को मॉडिफाई करना होता है तो आप इन चीज़ों का प्रयोग या इन बटन्स का यूज़ करते हैं। इन्हें हम कॉम्बिनेशन बटन भी कहते हैं, इन्हें हम कॉम्बिनेशन बटन भी कहते हैं। देखिए, अगर ऑप्शन में मॉडिफायर ना होता तो कॉम्बिनेशन अगर ऑप्शन में होता तो वो भी आपका आंसर सही होता, क्योंकि कॉम्बिनेशन के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रैक बॉल उदाहरण है प्रोग्रामिंग डिवाइस की, पॉइंटिंग डिवाइस की, आउटपुट डिवाइस की, सॉफ्टवेयर डिवाइस की। तो ट्रैक बॉल जो है किसी चीज़ पर ले जाकर वहाँ उसे चलाने में या उसे स्क्रॉल करने में यूज़ होता है। तो ये हो गई आपकी
पॉइंटिंग डिवाइस की, ठीक है। एक तरीके से कर्सर जो वो पॉइंटिंग डिवाइस तरीके से काम करता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस होगा, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। अच्छा एक बताइए, जॉयस्टिक का प्रयोग जो है वो किस चीज़ को या किस चीज़ को चलाने में हेल्प करता है, वो आपको बताना होगा, या किस फील्ड में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार होता है। अभी पूछा तो मैंने आपसे, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले यानी कंप्यूटर का मॉनिटर कह लीजिए आप, या कोई टीएफटी वगैरह है जिसको हम लोग लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं, या कोई लैपटॉप की ही मान लो स्क्रीन है, तो उसको हम किस तरीके से नापते हैं? जिग जैग से, हॉरिजेंटली से, वर्टिकली से, या डायगोनली से? तो उसको विकर्णवत यानी कि डायगोनली नापते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई स्क्रीन इस तरीके की है तो उसकी जो मेजरमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, डायगोनली होता है, विकर्णवत होता है। तो जैसे आप लोग कहते हैं ना कि 21 इंच की टीवी आई है, 22 इंच की टीवी आई है, तो 21 इंच का मतलब क्या है? डायगोनली उसकी 21 इंच है, ना कि उसकी लंबाई चौड़ाई से नापा जाएगा। तो आंसर होगा डायगोनली। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस चीज़ पे? एड्रेस लाइंस पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर? देखिए मेमोरी का मतलब है कि स्पेस चाहिए होगा आपको, तो आपका होगा डिस्क स्पेस पर। डिस्क स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। एड्रेस लाइन से कोई संबंध नहीं है, डाटाबेस से कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में, रोम में, फ्लैश मेमोरी में, सीडी रोम में, या सीपीयू में? ठीक है। अब देखिए अस्थायी रूप से, ठीक है, तो अस्थायी रीड ऑनली मेमोरी तो स्थायी हो गया, तो आपका क्या होगा? अस्थायी क्या है? रैम, ठीक है, आंसर होगा रैम में। देखिए रैम एक मेमोरी जो है वो अस्थायी है, यानी कि स्टैटिक नहीं है, और जो रोम है वो इनबिल्ट होती है, कंप्यूटर में पहले से होती है, तो रीड ऑनलाइन मेमोरी, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो आंसर आपका होगा रैम। अगर स्थायी रूप से कहता तो रोम होता, ठीक है। रैम और रोम बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है, और रीड ऑनली मेमोरी ये आपकी रोम की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है। कंप्यूटर में इनबिल्ट का मतलब जो कंप्यूटर अब लेके आते हैं या लैपटॉप लेके जाते हैं तो उसमें पहले से ही कौन सी मेमोरी होती है? रोम होती है, प्रोम होती है, ई प्रोम होती है, या रैम होती है? तो आंसर होगा रोम होगी, रीड ऑनली मेमोरी, और ये स्थायी मेमोरी होती है, ये भी याद रखना। रैम अस्थाई है और रैम जो रोम है वो स्थायी है, तो आंसर होगा रोम। सूचनाओं को बदला नहीं जा सकता, इसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, तो रोम होगा, ये कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट का मतलब जो चीज़ आप फ़ोन लेके आए या लैपटॉप लेके आए, जो चीज़ उसमें पहले से ही है वो इनबिल्ट होती है। जैसे हम लोग कोई फ़ोन लेके आते हैं तो उसमें अक्सर बहुत सारी ऐप्स पहले से ही पड़ी होती हैं, तो वो इनबिल्ट ऐप्स होती हैं, उन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है, तो इसे कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो जब पावर ऑफ होने के बाद डाटा या कंटेंट को खो देगी? वो आपको बतानी है। डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, गैर वोलेटाइल मेमोरी, या दोषपूर्ण मेमोरी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अस्थायी जो होगी यानी जो परमानेंट नहीं होगी, उसी मेमोरी में ही डाटा अगर पावर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर चली जाएगी, तो आंसर होगा वोलेटाइल या अस्थाई। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सके, वो वोलेटाइल होगा, या अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई मेमोरी का एग्जांपल हमने आपको बताया था, कौन सा है? रैम, ठीक है। तो अगर आप उसमें प्रॉपर पावर देते रहते हैं या सप्लाई देते रहते हैं तब तक इसकी मेमोरी रहती है। पावर बंद हो जाने पर अगर कहीं मेमोरी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो अस्थाई मेमोरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप होता है, बताइए क्या होता है? ठीक है, सीधा सा है कि ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई है, ये आपको बताना है। इसमें ए से आप याद रखिएगा कि अमेरिकन होता है, तो हालांकि दो में अमेरिकन दे रखा है, तो सी और डी ऑप्शन तो खत्म हो गया आपका। अब अमेरिकन स्टॉक है कि स्टैंडर्ड है, तो एस का मतलब यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए लास्ट की लाइनें तो सेम है, पर यहाँ पर स्टैंडर्ड होगा ना कि स्टॉक होगा। तो आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए,
सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द पर लंबाई की परास होती है 16 बिट की, 32 बिट की, 64 बिट की या 128 बिट की। तो सुपर कंप्यूटर के लिए पूछ रहा है तो आंसर होगा 64 बिट की। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस समय सबसे तीव्रतम चलने वाला सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किस देश का है और उसका नाम क्या है। ठीक है, देश मैं आपको बता दे रहा हूं जापान का है, पर कौन सा है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला विशिष्ट कोड जो 8 बिट का होता है उसे आस्की कहते हैं, यूनिकोड कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं, या EBC DIC कहते हैं। तो आंसर होगा यूनिकोड कहते हैं उसे। ठीक है, यूनी मतलब यूनिक कोड है। ठीक है, 8 बिट का होता है, सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। पब्लिक डोमेन का मतलब क्या है, पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक ने तो नहीं बनाया होगा, इंटरनेट पे मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक डोमेन मतलब पब्लिक का अधिकार है, तो इंटरनेट पे मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, डोमेन किसी का एड्रेस टाइप का होता है, एक DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वीडियो में बनाऊंगा, आपको सारी फुल फॉर्म्स दूंगा, उसी में जितनी भी अच्छे लेवल की हैं। देखिए बेसिक आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत आसान लोगों ने आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, बहुत सी छोटी छोटी किताबों में दी हुई हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के RO पेपर के लिए भी, ARO पेपर के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखिए, असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, और असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। देखिए असेंबलर और कंपाइलर दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको अक्सर पूछा जाता है। तो असेंबलर को याद कैसे करें, असेंबली से आप शुरू करेंगे तो असेंबली भाषा को ही ये यंत्र भाषा में बदलेगा। ठीक है, तो असेंबलर से याद रखें, असेंबली ही भाषा बदलेगा और किसको बदलेगा, यंत्र भाषा में, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आंसर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी मतलब उसका उपयोग करना, उसका सदुपयोग करना। तो यूटिलिटी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर को सही तरीके से यूज़ करना है, यानी कि आपको हेल्प करते हैं, उसका प्रयोग करना आसान कर देते हैं। तो आंसर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है। सॉफ्टवेयर बग माने गलतियां होती हैं या जो उसमें मिस्टेक्स होती हैं, उनको ठीक करने के लिए जो प्रयुक्त प्रोग्राम होते हैं क्या कहते हैं, पैच कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा पैच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पैच। देखिए कंप्यूटर में जो त्रुटियां होती हैं सॉफ्टवेयर में, उसे बग कहते हैं, और उनको ढूंढ कर निकालना, उन्हें ठीक करना, उसे हम डीबग कहते हैं। ठीक है, बग और डीबग। ठीक है, ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, हम क्या कहते हैं, उसे बग कहते हैं, और उनको ठीक करना, ढूंढ कर निकालना, उसे हम डीबग कहते हैं। ठीक है, और उन सॉफ्टवेयर की गलतियों को ठीक करना या उनको करना छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसे हम पैच कहते हैं। क्या होगा, पैच। यूटिलिटी आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को सही तरीके से चलाने के लिए हम पैच का यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपाइलर है क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। देखिए अभी आपने देखा था असेंबलर जो कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदल रहा था, यानी मशीनी भाषा में बदल रहा था, और जो कंपाइलर है वो उच्च भाषा को, ठीक है, उच्च भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। ठीक है, तो ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। आंसर आपका बी होगा। फिर से कह रहे हैं कंपाइलर और असेंबलर दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हुए हैं, आप पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ट। देखिए फुल फॉर्म आ गई, पोस्ट का पूरा नाम क्या है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है, आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखिए इसका यूज़ कहाँ पे होता है, अक्सर जब आप लैपटॉप को या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो बूटिंग यानी कि जो स्टार्ट होने का प्रोसेस होता है उसे हम बूट कहते हैं, वही एक तरीके से प्रोसेस है पोस्ट का भी। यानी इसमें जितने भी जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं
तो उसमें कौन सी मेमोरी वगैरह यूज़ होनी है या कौन कौन से प्रोग्राम से यूज़ करने हैं, तो वो पहले से उनको बूट करना शुरू कर देता है। तो पोस्ट एक तरीके से बूटिंग प्रोसेस ही है, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये आप याद रखें। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चैनल पर जो नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।